नमस्कार। वक्त तो चला है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। गन्नौर में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कनक ढाबे के पास शराब के ठेके के सामने आया है, जहां बेखौफ दो नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर सेल्समैन से लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वक्त तो चला इस वक्त की बड़ी खबर का। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेटा गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुआ है। स्कूटी सवार बदमाशों ने मारी गोली। सूचना के बाद गांव में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोहाना के गांव छिचड़ाना का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमले में उसके बेटा भी जो है वो घायल हुआ है। गोहाना के गांव छिचड़ाना का ये पूरा मामला है। स्कूटी सवार बदमाशों ने मारी गोली। स्कूटी पर आए थे बदमाश और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की अभी जांच में जुट चुकी है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। गोहाना के छिचड़ाना का ये पूरा मामला है। स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में बेटा भी सरपंच का घायल हो गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छिचड़ाना गांव का ये पूरा मामला है। बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हमले में सरपंच का बेटा भी घायल हुआ है और फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर नूह से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि आधा दर्जन बदमाशों को अपराध जांच शाखा तावड़ू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 देसी तमंचा, 4 जिंदा राउंड, 1 कटर मशीन, चाबी समेत अन्य सामान बरामद किया। बता दें कि बदमाश देश के कई राज्यों में एटीएम काटने की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि प्रभारी अपराध जांच शाखा तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। साथ ही एटीएम काटने के मुख्य आरोपी साजिद उर्फ काला राड़ी का रहने वाला है। उसे और उसके साथियों को गैंग के जो है 5 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश अरावली पर्वत पर स्थित धर्मकांटा के पास बने कमरे में बैठकर आने जाने वाले वाहनों को लूटने की योजना भी बना रहे थे। सभी बदमाश हथियारों से पूरी तरह से लैस थे। हमारे जो मुकाबले में जो अपराध शाखा तावड़ू है, उसके द्वारा गत रात को ये गुप्त सूचना के आधार पर एक रेड अमल में लाई गई, जिसमें सिलखो क्षेत्र में पहाड़ के पास एक सूचना मिली थी कि कुछ जो वांछित अपराधी हैं वो अन्य वाहन लूटने की फिराक में और वहां पर जो है गिरोहबंदी कर रहे हैं और उनके पास भारी मात्रा में असला भी मौजूद है एवं अन्य जो एटीएम लूटने से संबंधित सामान है वो भी उनके पास मौजूद है। इस सूचना को सच्ची मानकर हमारी टीम के द्वारा, जिसमें कुल 7 हमारे पुलिस पर्सनल थे, उन्होंने रेड की और रेड करने उपरांत 6 अपराधी जो वहां मौजूद थे उनको धर दबोचा। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने 5 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। दुकानों से लाखों की चोरी की गई है। पुलिस की गश्त पर यहां सवाल उठते नजर आए। लोगों में पुलिस के प्रति रोष भी पनप रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां चोरों का आतंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। रतिया की वारदात है। 5 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। लाखों का जो है सामान यहां पर चोरी किया गया है। पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष भी है। तो रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर को आपको रूबरू करा रहे हैं। चोरों का आतंक जारी है। 5 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के सामान पर यहां पर हाथ साफ किया गया है। पुलिस की गश्त के बावजूद यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी गुस्सा बना हुआ है।
और देश के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ चुकी है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में पराली के जलाने के लगातार बढ़ते मामलों के साथ साथ निर्माण कार्यों और अन्य कारणों से वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। ये यमुनानगर जिला जो है वो हरियाणा के हिमालय की तलहटी में जिला है। ये यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप देखो यमुनानगर जिला में जो पेड़ हैं, जो हरियाली है, जो जंगल है, वो हरियाणा में सबसे अधिक है, लेकिन पोल्यूशन सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण ये है कि हजारों करोड़ रुपए पोल्यूशन को खत्म करने के नाम पे आज तक खर्च हो चुके हैं। जैसे कि अभी ये रोड चौड़ी हुई है, साइडों में लगे जो पेड़ पौधे थे वो सब उखाड़ दिए गए हैं, रोड चौड़ी कर दी गई है और पेड़ों की वजह से पोल्यूशन कम होता है। पोल्यूशन कंट्रोल करके रखते हैं, पेड़ ही काट दिए जाते हैं और पीछे भी देखे कहीं कोई रोड बढ़ रही, कोई कुछ बढ़ रही। अब ये पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहे जाते हैं ना, इसी कारण यही है। उधर झज्जर के धौड़बेरी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने जुगाड़ू ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोल रही गाड़ी पता है? हाँ। कैसे हुआ? स्टूडेंट में से बारिश वो आओ बीच में गाड़ी आ गई है, पीछे से टक्कर मारी ना तो वो आगे से आई ट्रेन एकदम ब्रेक लगाओ तो वह ठंडी में जा पड़ी। अच्छा। गाना आगे गाड़ी वाली ना आगे सरोनते ही। आप कितने थे उसमें? उसमें थे हम 7 जने। अच्छा। बच्चा सुनना 6 जने। अच्छा। कल के पीछे रेडी जोड़ के अपने लेबर को लेके आए। कितने थे वो अंदाजा? उसमें होंगे 7-8 बंद आदमी। अच्छा। लगभग 7-8 आदमी होंगे। और महिला सहित? हाँ, महिला भी है उसमें। और ये कि अपनी कार है 477 8592। ये जो आए इन्होंने पीछे से इनको टक्कर मारी, ये रेडी पलट दी और वो गाड़ी नीचे पानी में। और चंडीगढ़ में कॉफी टेबल बुक हरि सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ही कठिन कार्य होता है, इसलिए जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो सर्वप्रथम उसे अपनी मनोस्थिति बदलनी होती है, जिसे ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी बखूबी निभाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का संचालन पूरी मर्यादा और संवैधानिक तरीके से किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। फिलहाल नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ रह जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना? हाँ जी। वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। 2 दिन हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूं उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। और प्रदेश में डिप्रेशन के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डिप्रेशन का लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों में भाग लेना चाहिए।
रिले रन जैसा आयोजन डिप्रेशन को दूर करने के लिए बेहद कारगर उपाय है। ये रैली लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का संदेश देते हुए 16 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न होगी। इस रैली रन में 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने रिले रन के प्रतिभागियों को यहां पर बधाइयां भी दी है। और खबर आदमपुर से है, जहां विधायक भव्य बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भव्य बिश्नोई ने कहा कि 2024 में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश में फ्री हैंड किया तो उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ भव्य ने कहा कि आदमपुर की जनता ने 54 साल के पारिवारिक विश्वास पर भरोसा दिखाया और उन्हें आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, जनता ने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखाया। भव्य ने कहा कि अब उनका फोकस आदमपुर में विकास कार्यों पर होगा। सभी प्रेस साथियों का, जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और सभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। और आप सभी के माध्यम से मैं जो आदमपुर की जीत हुई है उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूं। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूं। सभी प्रेस साथियों का यहां पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया कि आने वाला समय कांग्रेस का है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आदमपुर में पार्टी उम्मीदवार रहे जयप्रकाश और चौधरी उदय भान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहां ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहां पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहां पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहां पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहां पर ऐसे परिस्थितियां बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जिनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहां से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल
जेजेपी और खुद उनका परिवार, वो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। सबसे पहले तो देखो, जनता का जनादेश पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया और मैं भी करता हूं। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। दूसरी, जहां तक सवाल है कि आप इस बात को अगर इस तरफ ले जाएं तो बेहतर है कि जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में कब्जा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदय बांधी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है और किसान है ही कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया। उसी के बुखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं। हमला किया और आज हमला नहीं किया। मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में। क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था और जिस तेजी से जो उदय बांधी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही दे हैं, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए फेंक रहे हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में बायो माइनिंग से संबंधित एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों, शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल और एनजीटी के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि लेगेसी वेस्ट के प्रसंस्करण पर लगभग 262 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 155 करोड़ रुपए की डिमांड भेजी है। आगे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए बड़े प्लांट लगाने की बजाय छोटे छोटे क्रशर लगाए जाएंगे। उन्होंने अंबाला, कैथल और यमुनानगर जिलों द्वारा कचरा प्रसंस्करण के कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने पर उनकी प्रशंसा की और अन्य जिलों के अधिकारियों को अपने कार्य प्रदर्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सीवर और सेफ्टी टैंक की मैनुअल सफाई कराने से हटाने के बारे में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नोडल विभाग बनाने की सहमति बनी है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत को निवारण के लिए संबंधित विभाग अपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए फॉर्मेट को साधारण बनाया जाए ताकि आम व्यक्ति भी उसका प्रयोग कर सके। वहीं बैठक में बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की ओर से 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि अभी तक 1098 लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सफाई के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि पीड़ित व्यक्ति को पूरा लाभ मिल सके।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई जिलों में जनसंख्या अनुसार मतदाताओं का अनुपात कम है। इनमें महिलाएं और युवा, दिव्यांग भी शामिल है। ऐसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि 18 साल की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल किए जा सके। वहीं बूथ लेवल एजेंट नए मतदाताओं को जोड़ने और जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटवाने का कार्य करे। दुरुस्त मतदाता सूची बनाने में बूथ लेवल का अधिकारियों का सहयोग करे। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। इसके अलावा कहा कि 19 और 20 नवंबर और 30 और 4 दिसंबर शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन बूथ लेवल अधिकारी निर्धारित मतदान केंद्रों में बैठकर मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम करेंगे। हांसी में हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग सुरक्षा की टीम ने रेड की है। हांसी भिवानी रोड पर राम सिंह कॉलोनी में बनी फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये कार्रवाई की। टीम ने 3 अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट के सैंपल लिए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी डॉक्टर भंवर सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग टीम की सूचना के आधार पर गुणवत्ता की जांच के लिए हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री से 3 अलग अलग सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई डाइटरी सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रेड की गई है। ये अंदेशा था कुछ इस तरह के इनपुट्स थे कि जो है यहाँ पे मिलावट की जाती है डाइटरी सप्लीमेंट्स में। और क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली आपके यूथ लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिम्स वगैरह में और मसल प्रोटीन के तौर पे काफ़ी यूज़ होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ ये रेड की गई और इस रेड के दौरान जो है यहाँ पे जो मालिक हैं उनको बुलाया गया और उनसे लाइसेंस के बारे में पूछा गया, जो उन्होंने मौके पर लाइसेंस दिखा दिया। और अंबाला सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद से पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत सेंट्रल जेल के हाई प्रोफाइल गैंगस्टर सुरक्षा वार्ड में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में एक कैमरे के बाथरूम से टच स्क्रीन मोबाइल बरामद किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ गौरव पुनिया ने बताया कि सेंट्रल जेल की तरफ से उनके पास एक लेटर आया है जिसमें तलाशी के दौरान मोबाइल मिलने की बात कही गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, कल सेंट्रल जेल से ये लेटर आया है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट के साथ साथ 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने हमें दिए हैं और उस पर आधार पर हमने केस रजिस्टर कर दिया। और आगे इसमें अपने साइबर सेल से मदद लेके किस किस के नंबर चल रहे थे, कौन यूज कर रहा था फोन को, कहाँ बात हुई थी, सभी को फिर उसमें अपनी जांच में इन्वेस्टिगेशन। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।